नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। सिख संगठनों के आह्वान पर पंजाब बंद का व्यापक असर, स्कूल कॉलेज बाजारों में पसरा सन्नाटा। फरीदकोट हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश। सहिष्णुता के आदर्शों को हकीकत में बदले भारत, धार्मिक सहिष्णुता पर अमीर की रिपोर्ट। कहा, हिंसा से कारगर तरीके से निपटने में प्रशासन नाकाम। पुरस्कार लौटाने पर वित्त मंत्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया। कांग्रेस ने लगाया संवेदनहीन होने का आरोप। पश्चिम बंगाल के 90 साहित्यकारों की राष्ट्रपति से दखल की मांग। दूसरे दौर के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। कल सुबह 8 बजे से 32 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से होगी मतदान केंद्रों की निगरानी। जहीर खान का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। कपिल देव के बाद दूसरे सफल तेज गेंदबाज। 2011 विश्व कप की जीत में निभाई थी अहम भूमिका। और आइए देखते हैं पहली खबर। पंजाब में आज बंद का व्यापक असर दिखा। अमृतसर समेत राज्य के दूसरे शहरों में दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। बंद को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। उस बीच मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मामले के न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। बंद दुकानें, सूनी सड़कें। पंजाब के ज्यादातर इलाकों में गुरुवार को कुछ यूं ही मंजर रहा। बंद का राज्य में व्यापक असर देखने को मिला। भटिंडा, अमृतसर, फरीदकोट, मोगा में सड़कों पर पुलिस के अलावा कोई नजर नहीं आया। फरीदकोट, मोगा, मनसा, भटिंडा और संगरूर में बंद को देखते हुए भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी को लेकर सिख संगठनों ने बंद का ऐलान किया था। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ करे। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। सरकार ने फरीदकोट हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही सरकार ने इसके दोषियों की सूचना देने वाले को 1 करोड़ रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की है। दोषियों का पता लगाने के लिए एडीजीपी अपराध आईपीएस सहोता के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित करने का निर्देश भी दिया है। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਔਰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ फरीदकोट के बेहबल कला गांव में बुधवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई थी। फरीदकोट से शुरू हुआ ये प्रदर्शन जल्द ही दूसरे जिलों में फैल गया, जिसमें 75 से ज्यादा लोग घायल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर साहब स्टूडियो में। राकेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से पूरी घटना हुई, क्या वाकई हालात से निपटने में देरी या फिर सही तरीके से हैंडलिंग नहीं हुई, इसलिए मामला इतना बड़ा हो गया, या फिर दूसरी वजह आती है? देखिए, पंजाब में जब भी इस प्रकार की घटना होती है तो उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर रहती है, क्योंकि पंजाब में हिंदू सिखों का मेल पूरी एक संस्कृति, एक साझा संस्कृति है। और पंजाब में इस प्रकार की घटनाएं बिना किसी उद्देश्य के हों, ये सोचा नहीं जा सकता। मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है, क्योंकि पंजाब अब इलेक्शन मोड में बहुत जल्दी आने वाला है। और अगर आप सारी चीज़ों को मिलाकर के देखें कि जिस प्रकार डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को अकाल तख्त ने छूट मुक्त कर दिया, उसका रिएक्शन आम जनता पर क्या हुआ, क्या रहा, ये सारी चीज़ें इतनी गड्ढमड्ढ हो गई हैं। और जिस प्रकार से पंजाब में शासन चल रहा है इस समय, हालांकि प्रकाश सिंह बादल एक लीजेंड हैं, राजनीति बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ है, लेकिन कुल मिलाकर के जो पंजाब का शासन है वो एक पारिवारिक शासन के रूप में बदल सा गया है। ये राजनीतिक जो ज़मीन पर जो राजनीतिक सच है वो कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि अपनी ज़मीन प्राप्त करने के लिए कहीं कुछ ऐसे तत्व तो दोबारा से पंजाब में सक्रिय नहीं होना चाहते हैं जो लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश करते हों। क्योंकि आप एक बात मानिए, गुरु ग्रंथ साहब इस
देश का ही नहीं दुनिया का ऐसा महान धार्मिक ग्रंथ है जिसमें आप किसी भी धर्म की जो भी सबसे अच्छी सर्वोच्च और सर्वगुण संपन्न बातें हो सकती हैं वो उसमें होती हैं। वो उसमें हैं। वो सार है सारे धर्मों का, हिंदू संस्कृति का। भारत को अगर हम हिंदू संस्कृति के रूप में लें, भारतीय संस्कृति में विस्तार करें, तो गुरु ग्रंथ साहब ऐसा महान अद्भुत ग्रंथ है, ऐसा अद्भुत धार्मिक ग्रंथ है जिसके अंदर पूरी मानवता को, जो हम वेदों में हमने बात कही है, हमने सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब लोक भाषा में बात करता, मानस की जात सबू एक को पहचान वो। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले के बाद कोटकपुरा में पुलिस फायरिंग हुई, वहाँ पर 2 लोगों की मौत होती है, उससे और अलग तरह की घटनाएं होती हैं, क्या ये माना जाए कि सरकार जिस तरीके से रेड कर रही थी, सरकार एक सोची समझी रणनीति के तहत रेड कर रही थी, या फिर सरकार की ओर से रेड करने में चूक हुई जिसके चलते इस पूरे मामले ने इतना तूल पकड़ा? 1 जून को कोटकपुरा के एक गांव में गुरु ग्रंथ साहब, जिसको बीट बोलते हैं, उसकी उस पुस्तक को ले जाते हैं लोग, उसकी चोरी होती है, और उसके बाद जो है वो उसके अंग, जिसको हम अंग कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब चूँकि गुरु गोविंद सिंह महाराज जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, उन्होंने ये निषिद्ध कर दिया था कि कोई भी और गुरु नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहब ही स्वमेव गुरु होंगे। तो इसलिए उन्हीं की अरदास, उन्हीं के समक्ष, उन्हीं की अभ्यर्थना, उन्हीं की अर्चना, ये सिख मत का पहला नियम है। इसलिए उसके अगर अपमान होता है, अपमानजनक चीज़ें कही जाती हैं, अपमानजनक व्यवहार होता है, पर्चे फटे हुए मिलते हैं, हम वो बोलते हैं सिख मत में अंग, चूँकि गुरु गोविंद सिंह साहब ने स्वयं कहा था ये कि जो हमको परमेश्वर कुतरही ते सब नरक कुंड ते परही। गुरु गोविंद सिंह महान दूरदृष्टा थे, खालसा पंथ के संस्थापक, जिन्होंने अपने रहते ही कहते हैं कि गुरु परंपरा समाप्त, गुरु ग्रंथ साहब ही स्वमेव गुरु होंगे। लेकिन इसलिए गुरु ग्रंथ साहब का चुनावी मोड जो आप कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, उसका तो, उसकी वजह है, देखिए वो तो अब पंजाब जाना ही है। आप अमरिंदर सिंह का वक्तव्य देखें, सब इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, और अभी और दूसरी पार्टियां भी कूदेंगी, वे इस पर राजनीति करने की कोशिश करेंगे। 1 जून की घटना की प्रतिक्रिया में इतना बड़ा कांड हो जाता है, 2 व्यक्ति गोली से मर जाते हैं और पूरा पंजाब बंद हो जाता है, पूरे पंजाब में विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो जो सरकार कदम उठा रही, जिसकी घोषणा आज करती कि न्यायिक एक जांच आयोग बनेगा, कार्रवाई होगी, क्या इसकी घोषणा पहले सरकार नहीं कर सकती थी, या सरकार इतना इंतजार क्यों किया इस पूरी घटना में? करना चाहिए था। वही मैं कह रहा हूँ ना कहीं से समथिंग इज, तो कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो राजनीति हो रही है। इतने दिनों इंतजार करने की क्या आवश्यकता थी? मैंने फरीदकोट भभक उठा, आपका जो ये है और जो दूसरे ज़िले हैं उन सब में जो है ये इसकी आग भड़क गई, तब इसके बाद आप जाग रहे हैं, ऐसा क्यों? अरे गुरु ग्रंथ साहब, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, देखिए पंजाब में जो गुरुद्वारे हैं, अब जो सिख मत की स्थापना हुई, सिख पंथ की स्थापना हुई, वो हिंदू धर्म के पाखंड को तोड़ने के लिए हुई। जिस प्रकार के पाखंड हिंदू धर्म में है और जिस प्रकार के जो एक आडंबर है, उसको तोड़ने के लिए की ना कि हुए बिरखत बरारा सिरेंदा रामानंद गोसाई, और अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नावन ताई, अग्गो हिते जाय के लंबा पया कबीर कथाई, अब पैरी टुंग उठा लिया बोलो राम सिख समझाई, जो लोहा पारस शोहे चंदन वासरी महकाई, जिसके लिए और राम कबीरा एक है भाई, राम कबीरा भेद ना भाई। ये गुरु ग्रंथ साहब हमको सिखाता है कि जातिवाद समाप्त करो। पहली आवाज गुरु नानक देव जी ने जो कुछ सिखाने की कोशिश की गई उसके विरुद्ध होता है ना, और वही चीजें को फिर सामने खड़ी होती है। और कमाल ये कि सरकारें इस मसले पर इतनी धैर्य, मैं कहूँगी मौन के साथ खड़ी रहती हैं कि सब कुछ खुले तौर पर तमाशा होता है। वक्त की कमी में शुक्रिया करना चाहूंगा आपका, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थी हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें।
फूल खिलते हैं आवाज की गहराई और गजल से लगाओ। आने से। मेरे ख्याल से सफर जारी है, मंजिल अभी दूर है और नजर आ रही है मुझे, मगर दूर है काफी। 4 दिन सा दर्दमंद दिल और सुरों में डूबी एक शख्सियत। आने के लिए अब मैं दिक्कतों की तरफ ज्यादा देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने म्यूजिक में बहुत डूबा हुआ हूँ। अपने सुरों से दोस्ती मैंने ऐसी कर रखी है कि वो मेरा साथ दे देते हैं इंस्टेंटली। मिलिए शख्सियत में गजल की दुनिया के ताबिंदा सितारे तौसीफ अख्तर से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका की रिपोर्ट को भारत ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसे अमेरिका का अंदरूनी रिपोर्ट बताया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल भारत में धार्मिक असहिष्णुता की कई घटनाएं हुई हैं। धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी रिपोर्ट में भारत में कम होती धार्मिक सहिष्णुता पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल भारत में धर्म के आधार पर हत्या, गिरफ्तारी, दंगे और धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ी हैं। इसमें 26 मई 2014 तक यूपीए का शासन भी शामिल है। The message at the heart of this report is that countries benefit when their citizens fully enjoy the rights to which they are entitled. अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी राजदूत डेविड सैपस्टीन ने पीटीआई से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता पर जोर दिया था। हम इसे देश भर में हकीकत में तब्दील करने के लिए प्रधानमंत्री और सरकार को प्रोत्साहित करेंगे। उधर विदेश मंत्रालय ने इसे अमेरिका की अंदरूनी रिपोर्ट बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय संस्थाएं इन मसलों का निपटारा करने में सक्षम हैं। सबको समान अधिकार प्राप्त हैं उस संविधान के अनुसार, और यदि उनका कोई दुरुपयोग होता भी है तो हमारी आंतरिक प्रक्रिया हैं, जैसे कि हमारे न्यायपालिका है, हमारी प्रेस है, हमारी एक वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, जिनके द्वारा उनका निवारण किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक स्टेट और अल कायदा जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। अमेरिका ने इन्हें दुनिया के कई इलाकों में हिंसा फैलाने का जिम्मेदार माना है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल के 90 से ज्यादा लेखकों ने दादरी हिंसा और लेखकों पर हमलों के मसले पर राष्ट्रपति से दखल की अपील की है। इधर साहित्यकारों का पुरस्कार लौटाने का सिलसिला जारी है। नंद भारद्वाज समेत 6 और साहित्यकारों ने अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया है। सांप्रदायिक घटनाओं, साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों पर हाल में हुए हमलों के विरोध में साहित्यकारों का पुरस्कार लौटाने का सिलसिला जारी है। अंग्रेजी के कवि KKN दारूवाला, राजस्थानी लेखक नंद भारद्वाज, कन्नड़ लेखक के वीरभद्रप्पा ने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया है। There is a spate. I mean, people are returning Padma Shris, so surely the state should also wake up that people are resenting what is happening around. लेखक इस प्रक्रिया में शिकार हुए हैं और उनकी आज़ादी पर हमें खतरा लग रहा है। इसी को मैंने ध्यान में रखा है, इसी को और लोगों ने भी ध्यान में रखा है, और उसी की प्रतिक्रिया के रूप में हमने ये अवार्ड इसलिए लौटाया है कि इसको रखने का कोई मतलब नहीं रह गया। वहीं कुछ साहित्यकार देश के मौजूदा हालात से चिंतित जरूर हैं, लेकिन वो पुरस्कार लौटाने को विरोध का सही तरीका नहीं मानते हैं। ये देने वाले का अपमान है जिसने आपको इस योग्य माना कि आप साहित्यकार हैं, आप देश के आम जन के पक्षधर हैं, आपकी प्रतिबद्धता अपने देश के इंसान के साथ है, तो आप ऐसा साहित्य रचिए ना। क्या आप चुक गए हैं? क्या आपके पास शब्द नहीं बचे हैं? क्या आपका साहित्य बुझ गया है? कि आप अपने लेखन से विरोध नहीं कर रहे? ये बात मेरे जहन में कई बार आती है। अब तक 29 से ज्यादा कवि और लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर चुके हैं। इसमें नयनतारा सहगल, अशोक वाजपेयी और राजेश जोशी का नाम शामिल है। साहित्य अकादमी ने मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए 23 अक्टूबर को आपात बैठक बुलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। साहित्यकारों के पुरस्कार लौटाने के मुद्दे पर अब सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है, जिसमें इस मामले को बनाया गया संकट और कागजी बगावत बताया। साहित्यकारों के पुरस्कार लौटाने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के पोस्ट पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने अरुण जेटली के बयान को संवेदनहीन करार दिया है। भारत के वित्त मंत्री ने कल जो कहा है वो निंदनीय है। वो इस बात को दर्शाता है कि सरकार संवेदनशील नहीं है और सरकार केवल अपनी विचार और सोच
थोपने पर आमादा है और सरकार किसी दूसरे विचार, दूसरे दृष्टिकोण को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे दलों ने भी अरुण जेटली के बयान की निंदा की है। ये सरकार और इस पार्टी के लिए अलार्म है। इसे हल्का करके ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बजाय कि सरकार संवेदनशीलता के साथ उसको नोट करके उचित जवाब दे या उचित रिस्पांस दे। अरुण जेटली जी जो इतने सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो उस घाव में और नमक डाल रहे हैं, तो ये तो बहुत ही निंदनीय है। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है। हम उनकी विद्वता का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर चुनाव हारी हुई पार्टी के सम्मान में वो खड़े होंगे और आनंद शर्मा बोलेंगे तो और ये स्पष्ट होगा कि ये कांग्रेस प्रायोजित है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को गढ़ी हुई क्रांति और अन्य साधनों से राजनीति नाम से फेसबुक पर पोस्ट लिखा था। इसमें उन्होंने लेखकों की ओर से पुरस्कार लौटाने के सिलसिले को एक गढ़ा गया संकट करार दिया था। वित्त मंत्री ने साहित्यकारों के कदम को केंद्र सरकार को निशाना बनाने और पुरस्कार लौटाने के समय पर भी सवाल उठाया है। विशाल दाहिया, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में सूखा पड़ने और किसानों को हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने वित्त मंत्री से सूखे से निपटने के लिए राहत पैकेज की मांग की। मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक 114 तहसीलों को सूखा घोषित किया है। मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार अपनी तरफ से किसानों को हर मुमकिन मदद दे रही है। आधे मध्य प्रदेश में तो बारिश हुई ही नहीं और आधे मध्य प्रदेश में पहले बारिश काफी तेज हुई और बाकी बारिश में फिर लंबा गैप हो गया। इस समय फसल पूरी तरह से तबाह हो गई। इसलिए मैंने वित्त मंत्री जी से आग्रह किया है कि मध्य प्रदेश के किसानों को हम भरपूर मदद कर पाएं। अपने संसाधनों से करेंगे, उसमें भारत सरकार का सहयोग चाहिए, उनका सहयोग चाहिए और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हर संभव सहयोग करें। और बात बिहार चुनाव की। दूसरे दौर के लिए अब कुछ ही देर बची है और 6 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। नक्सलग्रस्त होने के चलते ये दौर बेहद चुनौतियों भरा है। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरी तैयारी की है। दूसरे दौर का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। पोलिंग पार्टियों और सुरक्षा कर्मियों को संबंधित बूथ पर रवाना कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से दूसरा दौर इसलिए अहम है क्योंकि इस दौर में आने वाले कुछ इलाके नक्सलग्रस्त माने जाते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को हर बूथ पर, हर रोड पर, आसपास के एरिया में एरिया डोमिनेशन के लिए लगाया गया है। काफी समय से तैयारियां चल रही है। सब पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेज दिया गया है अपने अपने इलाके में। एरिया डोमिनेशन अभी भी चल रहा है। वोटर्स का कॉन्फिडेंस के लिए हम लोगों ने फ्लैग मार्चेस करवाई हैं और लगातार डी माइनिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं। एंटी नक्सल, एंटी क्रिमिनल ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि हिंसा मुक्त चुनाव हो। संवेदनशील इलाकों में खास चौकसी बरती जा रही है। मतदान केंद्रों पर हेलीकॉप्टरों और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। हर पोलिंग बूथ पर अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे, जबकि पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस के पास है। वहीं फ्लाइंग स्क्वाड शिकायतों पर पैनी नजर रखेगा। आंकड़ों के मुताबिक अर्धसैनिक बलों की 993 कंपनियां लगाई गई हैं, जिसमें 55,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। 31 पर्यवेक्षक गश्त पर तैनात रहेंगे। 6 पर्यवेक्षक पोलिंग बूथ पर डटे रहेंगे, जबकि 10 पर्यवेक्षक खर्च पर निगाह रखेंगे। दूसरे दौर में कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया जिले की 32 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जो तमाम जो अधिकारी हैं वो ब्रीफिंग कर रहे हैं, समझा रहे हैं जो पोलिंग पार्टियां हैं कि किस तरह से उन्हें अपनी ये जिम्मेदारी निभानी है, किस तरह से उन्हें ऐसे जो संवेदनशील जो पोलिंग बूथ है वहां पर अतिरिक्त चौकसी बरतनी है। और ये सारी तैयारियां इसलिए है कि इस दौर में जो मतदान प्रतिशत है वो ज्यादा आगे बढ़े। कैमरामैन डी के पांडे के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, गया। महाराष्ट्र में डांस बार फिर से खुलने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार पर लगी पाबंदी हटा ली है।
कोर्ट ने कहा है कि डांस के नाम पर अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में करीब 1 साल से बंद पड़े डांस बार अब फिर खुल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र पुलिस एक्ट में संशोधन को रद्द कर दिया। इसी संशोधन के जरिए डांस बार पर रोक लगाई गई थी। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने इस पाबंदी के खिलाफ याचिका दी थी, जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया और उस पिटीशन पे हमारी चैलेंज पे आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर ग्रांट किया है कि वो 33A स्टे रहेगा। तो यानी कि अब पॉसिबल है कि डांस किया जा सकता है महाराष्ट्र के रेस्टोरेंट्स में। महाराष्ट्र में 2005 में सबसे पहले डांस बार पर प्रतिबंध लगा था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया था। जून 2014 में पुलिस एक्ट में बदलाव कर फिर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब भी पाबंदी के पक्ष में हैं। राज्य सरकार का ये आज भी मानना है कि डांस बार बंदी के बारे में जो कानून हमने पास किया था वो उचित था और इसलिए राज्य सरकार उस कानून को समर्थन करेगी। अदालत का यह आदेश अंतरिम है। मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होनी है। विपिन चौहान की रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश ने आज अपने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि हम सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कलाम साहब का जीवन इतना व्यापक, विशाल और गहरा रहा है कि उनको याद करने का गर्व होता है, लेकिन साथ में एक कसक भी रहती है कि काश वो हमारे साथ होते तो ये जो कमी महसूस होती है, इसको कैसे भरना, ये हम सब के लिए एक चुनौती है। भारत रत्न, मिसाइल मैन और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 84वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कुछ यूं याद किया। दिल्ली में DRDO मुख्यालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति से पहले राष्ट्र रत्न थे। भारत शक्तिशाली हो, लेकिन सिर्फ शस्त्रों से शक्तिशाली हो, ये कलाम साहब की सोच नहीं थी। शस्त्रों का सामर्थ्य आवश्यक है और उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए और उसमें उन्होंने जितना योगदान सकते दिया, लेकिन वो इस मान करके चलते थे कि देश सरहदों से नहीं, देश कोटि-कोटि लोगों से पहचाना जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DRDO मुख्यालय में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। उनकी याद में डाक टिकट भी जारी किया गया। साथ ही उनके गांव में उनका स्मारक बनाए जाने का भी ऐलान किया गया। डॉक्टर कलाम का जन्म आज ही के दिन तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब परिवार में हुआ। DRDO और इसरो में 4 दशकों तक रहे अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रमों और सैन्य मिसाइल के विकास में अहम भूमिका निभाई। 1998 के पोखरण में हुए दूसरे मिसाइल परीक्षण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। वो देश के 11वें राष्ट्रपति बने। डॉक्टर कलाम को उनके योगदान के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। इसी साल 27 जुलाई को शिलोंग के IIM में छात्रों को संबोधित करने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम का निधन हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मधेशियों के आंदोलन और वाहनों की आवाजाही में गतिरोध को दूर करने के मकसद से नेपाल के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कमल थापा 17 अक्टूबर को भारत का दौरा करेंगे। 2 दिन के प्रवास के दौरान वो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात कर नेपाल में जारी मौजूदा संकट को खत्म करने के अलावा कई दूसरे मसलों पर भी चर्चा करेंगे। तेज गेंदबाज जहीर खान ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 37 साल के खान ने 92 टेस्ट और 200 वनडे मैच खेले हैं। जहीर ने टेस्ट में 311 विकेट लिए हैं, जबकि वनडे में उन्होंने 282 विकेट चटकाए। वो कपिल देव के बाद देश के दूसरे सबसे सफल तेज गेंदबाज रहे। विश्व कप 2011 में 21 विकेट लेकर भारत की जीत में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। नेहरा, अजीत अगरकर और फिर सचिन से भी मैंने काफ़ी बात की इस मामले में, और हम सारे एक सहमति से मतलब कह रहे थे कि हाँ, दिस इज़ द राइट टाइम, कि मुझे ऐसे लगा कि वो अभी टाइम आ गया है क्रिकेट को अलविदा कहने का, इंटरनेशनल क्रिकेट को। तो इस बुलेटिन में अभी इतना ही। नमस्कार।